गहरी समझ रखते हैं सामाजिक विषयों की। आपके विचार रविकांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बोरा साहब, पहले तो जो आपने भाग्यनगर की चर्चा की और आज इत्तेफाक से स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है जी। और मुझे लगता है कि ये लोग अगर कहीं शिकागो जाएं और स्वामी विवेकानंद का वो उनको धर्म संसद में दिया हुआ भाषण याद आ जाए तो जाहिर तौर पर वो शिकागो को विवेकानंद नगर भी कह सकते हैं। तो वो तो आप छोड़ दीजिए, जहां नैतिकता और ये सब कुछ ना हो तो उसको हम उसमें मुझे लगता है कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आज की चर्चा है मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं लगातार, जिस तरह की विद्रूप हो रही हैं, जिस तरह की ज्यादा संकीर्ण हो रही हैं और चौतरफा हमला जिस तरह का बढ़ रहा है, वो एक तो हमारी डेमोक्रेसी पर ही सवाल खड़ा करता है। पत्रकारिता का जो हाल है वो सब हम लोग जानते हैं, लेकिन एक खास समुदाय के प्रति जो रवैया है वो निश्चित रूप से वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर अब तो उसकी आहटें पहुंचने लगी हैं। और जिस तरह से देश शर्मसार हो रहा है, उसमें गलती किसी एक की हो, किसी एक विचारधारा की हो, लेकिन उसमें समूचा भारत कहीं ना कहीं शर्मसार होता है। और जो आपने रेफरेंस दिया कि जिस तरह से एलियनेट किया जा रहा है, तो दरअसल इस विचारधारा को, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको मैं किसी और रूप में नहीं देखता। वो दरअसल संसाधनों पर कुछ खास लोगों के कब्जे का पूरी विचारधारा है। अब इसको एक संदर्भ में ही मैं देख रहा हूं कि पहले राजनीतिक बहिष्कार हुआ, सामाजिक बहिष्कार तो चल ही रहा है, लेकिन अब एक असल मुद्दा आया है। दरअसल आजादी के बाद की अगर आप परिस्थितियां देखिए तो संविधान सभा की उस बहस को भी मैं याद कर रहा हूं इस वक्त कि जब रिजर्वेशन का सवाल आया तो खुद मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ करके ये कहा कि नहीं साहब, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, पृथक निर्वाचन की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, क्योंकि एक हम बंटवारा झेल चुके हैं और अब हम इस तरह की परिस्थितियां नहीं चाहते। और उसके बाद जो अमीर मुस्लिम थे यहाँ के, वो तो पाकिस्तान चले गए, जो जा सकते थे। बचा इस देश में कौन? तो ज्यादातर मिडिल क्लास का था, गरीब था, वो बचा। और उसके पास काम धंधे क्या थे? वो जितने पढ़े लिखे थे उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही थी। सच्चाई ये है कि अगर आजादी के बाद के समय को हम लोग देखें, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि वहां पर अगर इंटरव्यू देने वाला कोई जाता तो कितना संकोच करता था और कैसे उसको नौकरियां नहीं मिलती थी। ये जो हुआ उस वक्त, क्योंकि लोग जो बैठे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेहरू जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह की नहीं थी। ऑब्वियस है कि वो उस समय के सबसे बड़े हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे और वो इस तरह का सांप्रदायिक विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन ऑफिस में कौन बैठे हैं, तो तमाम मंत्रीगण हैं वो किस मानसिकता के हैं, ये उस पर निर्भर करता था। तो वो वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो जो गरीब मुस्लिम है उसने धंधों को, चूंकि वो धंधों में पहले थे, व्यापार को उन्होंने बढ़ाया और उसी में आज भी देखिए पिछले दो दशक से 3 दशक से जो चल रहा है पूरा डिस्कोर्स मुसलमानों को लेकर के, उनकी एक पहचान चस्पा कर दी गई है कि साहब वो पंचर बनाने वाले हैं, पाना रिंच वाले हैं। और अब हालात ये हैं कि जो व्यापारी वर्ग है उसमें से उसके व्यापार को ठप करना, और आप जो दंगे हुए हैं उन दंगों की विभत्सता को देखिए, उनकी विद्रूपता को देखिए कि चिन्हित किया जाता है बाकायदा। अगर 10 दुकानें हैं तो उस बीच में अगर एक नॉन मुस्लिम की दुकान है तो उसको चिन्हित करके, दिल्ली में देखा हम लोगों ने, आग लगाई गई और एक दुकान बच गई। ये कैसे हो रहा था? तो दरअसल आर्थिक उनका जो स्रोत है उसको काट देना। जब आपको, अब आप सोचिए, जब हम लोग बात करते हैं एक दलित होने के नाते कि साहब जो शूद्र तबका है या जो अछूत तबका था वो गुलाम क्यों रहा, और उसकी मूल वजह थी कि उसको आपने आर्थिक स्रोत से काट दिया, जो शैक्षिक उसका रास्ता हो सकता था वहां से उसको काट दिया, और उसने जब मानसिक रूप से वो कमजोर होगा तो उसने गुलामी को स्वीकार कर लिया। आज भी आप गांव में चले जाइए तो जिस तरह से दलित अपने को फिट रखता है कि हमें किसके दहलीज को लांघना है और कहां किस घर में जाना है, कितना जाना है, चौपाई में बैठना है तो कहां बैठना है, ये जो उसने स्वीकार किया है, तो दरअसल ये जो विचारधारा है उसमें एक जो प्रभुत्वशाली जो तबका है, जो वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहता है, वो
मुसलमानों को भी उसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर देना चाहता है कि जहां उनको आर्थिक रूप से पंगु बना दे तो फिर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना बहुत आसान होगा और उनको लगातार आप हलकान कर सकेंगे, जब चाहे उनका आप शोषण कर सकेंगे। इस देश में पुष्यमित्र शुंग के बाद का जो पूरा भारत है, और मैं नहीं देखता कि जो प्राचीन भारत है वो केवल हिंदू भारत है। शुंग के पहले का जो भारत है वो बहुत समृद्ध बौद्ध भारत है, लेकिन वहां से लेकर के आप सल्तनत काल तक आइएगा तो स्थितियां बदतर हुई हैं, और वो इसीलिए हुई हैं कि उनको शिक्षा से, उनको संपत्ति से, और यहां तक कि उनको आस्था से, इन सब से काट दिया गया। सामाजिक जो बहिष्कार हुआ उसमें उन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया। तो अब यही है कि जो बनिया तबका है, मैं बहुत उसको ब्लंटली बोल रहा हूं, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को किसकी, बनिया ब्राह्मणों की पहले पार्टी माना जाता था। तो जो बनिया तबका है, जो उसको बराबर पैसा देता है, पार्टी के लिए चंदा देता है, अब वो व्यापार पर, आर्थिक संसाधनों पर केवल उसका कब्जा हो, इसके लिए आप उस तबके को जो व्यापार में ज्यादा दिखाई पड़ता है उसको वहां से आप खत्म कर दीजिए। और आपने कुछ चैनलों को देखा ही था, सुदर्शन को, कि जहां यूपीएससी जिहाद जैसे विषय बनाए जा रहे थे, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी में आने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे साहब जिहाद कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां इस देश की बन रही हैं उसमें ये आशंका है कि ये देश जिस तरह का था, जो विविधता से संपन्न और एकजुट, मुझे तो ये कहने में बड़ा गर्व होता है कि जिसकी तरफ लोगों ने कितना सोचा था कि ये देश बचेगा कैसे, ये राष्ट्र कैसे है, क्योंकि इसमें इतना वैविध्य है, लेकिन हमने आज तक 75 साल तक ये दुनिया को दिखाया, एक उदाहरण पेश किया कि तमाम धर्मों के लोग, तमाम नस्लों के लोग, तमाम रूप रंग के लोग, तमाम भाषाई लोग एकजुट होकर के एक राष्ट्र को बना सकते हैं। ये हिंदुस्तान ने दिखाया, ये भारत ने दिखाया। लेकिन आज क्या वो अक्षुण्ण भारत, वो एक राष्ट्र आज कहीं खतरे में तो नहीं है, और इन वजहों से नहीं है। जहां आप किसी समाज को एलिनेट करेंगे, उसको आप आर्थिक पंगु बनाएंगे और उसकी अस्मिता पर आप प्रहार करेंगे, उस पर फिजिकली हमला करेंगे, तो इसलिए मुझे चिंता होती है भारत के राष्ट्र पर, उसके उस पूरे तसव्वुर पर, उसके स्वप्न पर, और भारत के आइडिया पर, जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसे हम कहते थे, निश्चित रूप से आज चिंता होती है।